This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे डीम्यूचुअलाइजेशन एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हबीबुर रहमान साहब जो कि वाइस चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एटलस एसेट मैनेजमेंट पे. नाज़रीन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले 9 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. उनकी जो अर्निंग ग्रोथ थी वो 32% रही और लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा जो ये रैली आई है इसमें हमने देखा कि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान म्यूचुअल फ़ंड की तरफ गया, क्योंकि पिछले दिनों जब पहले काफ़ी लोगों को लॉसेस हुए जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की कोशिश करते रहे. अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि म्यूचुअल फ़ंड जो है सेफर एवेन्यू है, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो एडवर्स सिचुएशंस को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स की जो वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. हबीबुर साहब, मुबारक हो, आप लोगों की इंडस्ट्री ने पिछले 9 महीने में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लोगों ने समथिंग लाइक 110 बिलियन का एडिशनल फंड आप लोगों के केयर में दिया है. बड़ी मैच्योरिटी शो हो रही है इन्वेस्टर कम्युनिटी में और ये इन लाइन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जी जी, जहाँ ज़्यादा लोग अपने आप खुद इन्वॉल्व होने के बजाय एक प्रोफेशनल्स को देते हैं. आप कैसा देख रहे हैं इस सिचुएशन को? नहीं, मेरे ख्याल में जो कि छोटे सरमायाकार हैं तो उनके लिए एक तो इन्वेस्टमेंट का बुनियादी असूल है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. आप सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो एक कंपनी में न डालें आप. तो अगर किसी के पास सरमाया कम है तो उसको लिए डाइवर्सिफिकेशन करने का बेहतरीन तरीका यही है कि वो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड जो भी आपके हमारे पास पैसे आते हैं लोगों के सरमाया वो हम एक जगह नहीं डालते हैं, बल्कि उसके एक एक्सपोजर का हमारा एक प्रिंसिपल है कि हर कंपनी में सेक्टर वाइज में put all your money in one basket. तो एक तो उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है. दूसरी कि हर आदमी के पास कंपनी के मुतालिक डिटेल नॉलेज और टाइमली नॉलेज नहीं होता है, जो कि हमारा तो काम ही यही है कि हमारे पास जो लोग स्टडी करते हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो वो उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, या अगर सरमाया बाहर निकालना होता है तो वो भी डिसइन्वेस्ट भी करते रहते हैं. तो ये एक्सपर्टीज़ भी उनको अवेलेबल हो जाती है और प्लस लिक्विडिटी है, जब वो चाहें सरमाया डाल दें, जब चाहें वो निकाल लें. तो म्यूचुअल फंड में पैसा निकालने में कितना वक्त लगता है? बहुत ही कम, मतलब कि कानूनी तौर पर तो विथिन 6 वर्किंग डेज़ है. अच्छा. लेकिन हम लोग नॉर्मली जितनी आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो विथिन ए डे वो पैसे वापस कर देती है. आमतौर से तासुर ये है कि शेयर तो आप 1 मिनट के नोटिस पे बेच सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिडीम करने में वक्त लग जाएगा. नहीं, शेयर में भी वैसा है कि आप 1 मिनट के नोटिस पर तो बेच सकते हैं. पैसा आता है तो वक्त लेकिन वो सेटलमेंट में तो टाइम लगता है. सेटलमेंट और जो ब्रोकर है वो चेक देते देते आपको वक्त लगाएगा, देते आप क्लियरिंग में जाएंगे. ये वो तो इसमें ये है कि जैसे हमारे पास रिडम्पशन रिक्वेस्ट आती हैं, हम उसी दिन उसको प्रोसेस करके, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है और जिसके पास हमारे पैसे होते हैं ट्रस्टी वो अलग है. तो उसमें ट्रस्टी को इन्फॉर्म करने में या उनसे चेक लेने में थोड़ा सा शायद वक्त लग सकता है. वो भी हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें भी विद इन द सेम डे भी हो जाता है. अच्छा. अभी डीम्यूचुअलाइजेशन का कानून पास हो गया और इसको कह रहे हैं कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. आप क्या समझते हैं कि इससे कोई आप लोगों के इंडस्ट्री पे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें तो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके डीम्यूचुअलाइजेशन के बहुत सारे मकासद हैं. पहले जब कि 1947 में कराची स्टॉक एक्सचेंज बनी थी तो ये ब्रोकर्स ने मिल के बनाया था. ये तो एक म्यूचुअलाइज्ड सिस्टम था और मैनेजमेंट और सब कुछ उनके इख्तियार में था. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सिस्टम नहीं रहा है जो कि 47-48 में जबकि आपके स्टॉक एक्सचेंज बना था. उसके बाद से काफ़ी तब्दीली आती गई है और मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक तो ऑलरेडी इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया है और फ्रॉम ओनर्स और ट्रेडिंग राइट भी अलग है. ट्रेडिंग राइट तो उन्हीं के पास है. ओनर्स हैव द ट्रेडिंग राइट, दे हैव गॉट द ट्रेडिंग राइट्स. लेकिन बोर्ड पर भी आप देखें कि जो ओनर्स हैं उनके नुमाइंदे महदूद हैं. अच्छा.
अच्छा, चेयरमैन पहले भी आपके ब्रोकर्स का होता था, अब वो स्टॉक SECP ने नॉमिनेटेड होता वो है। नॉमिनेट SECP का नॉमिनी है, SECP का नॉमिनी बोर्ड में ही बैठता है। तो एक तरीके से मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपके SECP के कंसल्टेशन से अपॉइंट होता है। तो काफ़ी हद तक तो मैनेजमेंट को उन्होंने ओनर्स से अलग ऑलरेडी कर दिया है। तो उसके क्योंकि डीम्यूचुअलाइजेशन की जो बात है उसमें यही कहा गया कि ट्रेडिंग राइट और ओनरशिप को सेपरेट किया वो जाएगा। ट्रेडिंग राइट ओनरशिप भी सेपरेट हो जाएगा। इसमें जो है जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ हैं वो आपके ट्रेडिंग का लाइसेंस ले सकेंगे। अच्छा, अभी तो ये है कि आपको मेंबर होना ज़रूरी है, आपको कार्ड ख़रीदना पड़ता है। तो एक तरीके से वो बेहतर होगा, और जो ओनर्स होंगे वो एक तरीके से शेयर होल्डर्स होंगे। अच्छा, इस जो कंपनी प्रॉफिटेबल, अच्छा कहते हैं कि जो अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये और अब जो डीम्यूचुअलाइज मार्केट बनेगी वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। जी, जी। यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ विल ट्राई टू मेक सम मनी आउट ऑफ जी, दिस जी, एक्टिविटी। जी, जी। उनको जो कमीशन मिलेगा अपना कॉस्ट निकाल के दे विल ट्राई टू मेक सम मनी। अभी भी जो अगर कोई मुनाफा होता है, कोई सरप्लस क्रिएट होता है, तो वो उनको ओनर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अच्छा, वो रख दिया जाता इट है। रिमेन्स विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या वो जो सपोर्ट फंड है उसमें चला जाता है? जी हाँ, सपोर्ट फंड में भी जाता है और उसके वर्किंग कैपिटल में भी होता है। अच्छा, अच्छा, लेकिन अब एक मुनाफा बख्श ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि शायद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देगी और स्टॉक एक्सचेंज में कोट भी होगी। अच्छा, और हाँ, जैसे कि लंदन वाले के स्टॉक एक्सचेंज जी जी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आइंदा जा कर के हम इसमें मज़ीद और कोई तब्दीली देखें। मिसाल के तौर पर आपके जो 3 हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका कोई मर्जर भी हो सकता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक जैसे हमारे पास ऑलरेडी मर्केंटाइल है। जी जी, पाकिस्तान मर्केंटाइल, और फिर शायद ये किसी तरीके से बाहर के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी लाएं जो कि वो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। अगर ऐसा हो गया। जी जी, कहते हैं कि जब 2009 में पहले बात चल रही थी तो उसमें बहुत सारे हाउसेज इंटरेस्टेड थे पार्टनर बनने के लिए। जी, लंदन का भी जिक्र आया, दुबई का आया, सिंगापुर का आया। जी जी, बिल्कुल। मेरे आप ख्याल में समझते आपको इंटरेस्टेड होगा? होगा इंशाल्लाह। देखें, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की, कराची स्टॉक एक्सचेंज ख़ास तौर पर, ये बेस्ट परफॉर्मिंग आपके स्टॉक एक्सचेंज रही है फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। तो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है लोगों का। अच्छा, अभी जो हमने देखा कि जो जनवरी से लेकर अब तक जो माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आई है, जी जी, जिसमें आपके इंडस्ट्री को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है, उसकी वजह से आप समझते हैं कि इंटरेस्ट फिर से पैदा हो चुका है? जी जी, इंशाल्लाह। अगर हमारी इकोनॉमी इस हालत में 2 to 4% GDP ग्रोथ में तो नहीं रहेगी, इंशाल्लाह वो बेहतर आपके उस पर इम्प्रूव हो जाएगी, तो फिर सरमायाकारी भी होगी और स्टॉक एक्सचेंज में भी, क्योंकि लोग सरमायाकारी भी तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। दुनिया में आपके पेंशन फंड्स हैं और दूसरे फंड्स हैं जो कि इनका काम ही सरमायाकारी करना है। तो जहाँ भी आपके प्रॉफिटेबल एवेन्यूज़ मिलेंगे, वो अगर पाकिस्तान में मिला तो इंशाल्लाह वो आएंगे। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी पाकिस्तान के मार्केट में इंटरेस्ट शो किया फॉरेनर्स ने भी, और काफ़ी नेट इनफ्लोज रहे। तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि दूसरी जगहों पे, यूरोप में और अमेरिका में, उनको रिटर्न्स वैसे नज़र नहीं आ रहे कि वो पाकिस्तान जैसे मार्केट्स एशिया की तरफ रुख ज़्यादा कर रहे हैं? वेस्टर्न पाकिस्तान की मार्केट अंडर प्राइस थी काफ़ी, पूरे साल तक थी, और अभी थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं। फिर हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आप बैंकिंग सेक्टर के, ऑयल सेक्टर के, फर्टिलाइज़र के प्रॉफिट देखें, दे आर क्वाइट गुड। और अभी भी जो मल्टीपल के लिहाज से अब अगर आप देखें, मार्केट तो अभी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप जुलाई का भी इंडेक्स देखें तो उस वक्त की अर्निंग के से जो कि प्राइस अर्निंग टू मल्टीपल था, वो मल्टीपल इतना अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा, हाँ, मल्टीपल अभी भी हमारा वो और कम्पिटिटिव है विद रीजन। जी जी, बिल्कुल। हमारे तो वैसे भी पाकिस्तान के थोड़ी अंडर प्राइस होती है कंपेयर टू आपके इंडियन मार्केट या किसी और मार्केट को देखें तो हमारे मल्टीपल्स वैसे ही कम होते हैं। तो यानी कि यहाँ अर्निंग ज़्यादा है। जी जी, इसी वजह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी जी जी। और अगर हमारे ओवरऑल सिचुएशंस इम्प्रूव हो जाए कि जो टेरर का वॉर है ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, नेबर्स से जो हमारी टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, तो इनका इंटरेस्ट और बढ़ सकता है इसमें। वो ख़तरात जो हैं हमारे जो कि गिर्द आपके मौजूद हैं, तो वो अगर ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह हो जाएंगे,
तो काफ़ी मुल्क में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके वजह से मेरे ख्याल में इकॉनमी भी बेहतर होगी। और जो हमारे बातें हो रही हैं कि इंडिया से ट्रेड का, उसमें भी काफ़ी वॉल्यूम है, उसकी वजह से भी कम टेक्सटाइल सेक्टर को और दूसरे सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। सीमेंट का की जो बहुत लीड कर रही है मार्केट, उसमें कहते हैं कि इंडियन फैक्टर या ओपनिंग ऑफ ट्रेड जो हो रहा है सार्क एज ए होल से, जी वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जी वो बड़ा फैक्टर है। और प्लस ये कि हमें इंडिया से भी जो चीज़ें मिलेंगी उसमें आपके ट्रांसपोर्ट का जो एक बड़ा एलिमेंट होता है वो सस्ता पड़ेगा। वो सस्ता पड़ेगा। वो कह रहे हैं सिर्फ अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का जो डिफरेंशियल है वो 14% है। जी। अब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको सस्ती मिलेंगी भी, जैसे बल्क मेडिसिन है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे खासा सिग्निफिकेंट कॉस्ट कम हो जाएगा पाकिस्तान में। $12 बिलियन की आज को खबर मैंने पढ़ी थी। वो 12 बिलियन की तरफ एम कर रहे हैं। और ये अगर नेगेटिव लिस्ट की जो हमने बात की है कि हम 2012 के एंड में उसको ख़त्म कर देंगे, तो उससे तो एक तरह से कॉमन मार्केट क्रिएट हो जाएगा। और ये कॉमन मार्केट फॉर सार्क कंट्रीज़ होगा बेसिकली सैफ्टा एग्रीमेंट के तहत, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है और मालदीव भी शामिल है और तमाम मुल्क शामिल। तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि होने वाली है अगर ये हो जाए। मेरे ख्याल में अगर इंडिया और पाकिस्तान को भी देख लें तो मेरे ख्याल में न सिर्फ ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा आपके टेक्निकल कोलैबोरेशन, अच्छा, उसके भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब है कि वहाँ का नो हाउ जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, या मतलब गोइंग फॉरवर्ड मैं जी लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बहुत इससे बेनिफिट्स एजुकेशनल फील्ड में भी मेरे ख्याल में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। कई चीज़ें मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बेइंतहा हैं, बेशुमार हैं। और अभी साहब सिर्फ ये इमेजिन करें कि एक दिन ऐसा आए जहाँ पे ये इलाके में आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं और एक हो जाएं, तो जो टेंशन ख़त्म होगा उसी से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारी जो इंडिया वाले खुद ही कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हम अपनी पोटेंशियल गेन नहीं अटेन नहीं कर सकते टिल सच टाइम कि जब तक हमें पाकिस्तान से दोस्ती ना हो। इसकी एक मिसाल जैसे मैंने अपनी बैंकिंग करियर में देखी कि हमारे बैंकों ने कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तमाम ऑफिसेज जो बैक ऑफिसेज थे वो बॉम्बे में या बेंगलोर वगैरह में शिफ्ट कर दिए। और 2001 में जब वो एक बहुत हमारा सीरियस टेंशन हुआ था आफ्टर द दिल्ली पार्लियामेंट अटैक, तो हम लोगों की नींदें उड़ गई थी दिन रात की, क्योंकि हमें लगता था कि हमारा बैंक ही ख़त्म हो जाएगा, सारा डेटाबेस तो वहाँ पड़ा हुआ है। जी। अगर एक दूसरे को इन्होंने एटम बम मार दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2001 के बाद से जो इनफ्लो था, हम लोग जाते थे एक बिल्डिंग को स्टडी करते थे, इसकी 10 मिलियन कॉस्ट है, हम सोचते थे यार बेंगलोर में 1 मिलियन में ये काम हो सकता है, रेकमेंड कर दिया, साइन कर दिया कमेटी ने कि ये बिल्डिंग को बंद करो बम्बे में बेंगलोर। हमने रोक दिया, हाथ रोक दिया, उन्होंने कहा यार ये काम अब मजीद नहीं करो क्योंकि इंडिया इज़ नॉट सेफ, सिमिलरली पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ। इस तरह के अगर आप सिर्फ आप यही देख लेना कि बैक ऑफिस जॉब्स ही अगर इंडिया अभी 20 बिलियन का IT एक्सपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट दिस, अगर ये थ्रेट्स ना हो तो ये 20 के बजाय 200 बिलियन भी हो सकता है। पाकिस्तान के तो खैर अभी गिनती में नहीं है IT एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट आपकी मिसाल के तौर पे बढ़ के 20 बिलियन हो जाए, जो कि हमारा भी 25 बिलियन तो टोटल, आसानी से 20 बिलियन हम पहुंच सकते हैं, इंडिया 200 पे पहुंच सकता है। तो ये दिस आर द डिविडेंड्स ऑफ पीस। और फिर जो टेंशन ख़त्म होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, आना जाना अगर बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया जाए। IT इंडस्ट्री की आपने बात की, इंडिया डेफिनेटली हमसे आगे है, लेकिन पाकिस्तान में भी पोटेंशियल बहुत मौजूद है। पोटेंशियल बहुत है। अब आप देखें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लोकली डेवलप्ड है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें की हैं पाकिस्तान ने, और पोटेंशियल आपके कॉल सेंटर्स के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तानीज हैव बेटर एक्सेंट देन द इंडियंस, बिकॉज़ मोर यूरोपियन स्टाइल के लोग हैं। तो यहाँ तो कॉल सेंटर की बेइंतहा गुंजाइश है। आप देखिए ना, कोई लंदन में कोई काउंटी है, कोई म्यूनसिपल कमेटी है, वो अगर वहाँ पे अपना कॉल सेंटर बनाता है जस्ट फॉर नॉर्मल कंप्लेंट्स, उसको अगर 10 मिलियन का खर्चा है, वही चीज़ यहाँ 1 मिलियन में बड़े आसानी से हो सकती है। यहाँ 15,000 16,000 में लड़के बड़े खुशी खुशी काम करते हैं, वेरी स्मार्ट लुकिंग पीपल। तो देयर इज़ ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ दिस थिंग्स इफ द पीस कम्स टू दिस रीजन। अच्छा, आपसे अब थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि बजट जो है हमारा वो डिले हो गया है। अब 1 जुलाई जून की बात हो रही है,
उसके बारे में आपसे कुछ थॉट्स लेना चाह रहा था। आप काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री में हैं, ऐसा लगता है कि अभी तक इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया, अब बहुत दुश्वारी होगी इस दफ़ा बजट बनाने में। ये बहुत पुल्स एंड पुश है, इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ सब्सिडी दे दे, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा कर दे, पॉपुलरिस्टिक डिमांड को मीट करना चाहेगी, रिसोर्सेज है नहीं, 1000 बिलियन का गैप चल रहा है। आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल में अगर ये 4 साल तक ज़्यादा मेहनत करते और इस साल पॉपुलर मेजर लेते तो शायद बेहतर होता। वो तो हुआ नहीं। अब क्या होगा, अब 1 साल रह गया, अब IMF के बड़े बड़े पेमेंट्स आ रहे हैं सामने। जी, पेमेंट्स आ रहे हैं। और अभिनव साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें डीम्यूचुअलाइजेशन एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO एटलस एसेट मैनेजमेंट। अभी तक हमने ये बात की कि डीम्यूचुअलाइजेशन का क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। तो हबीबुर रहमान साहब ने बेसिकली कहा है कि डीम्यूचुअलाइजेशन इज़ अ वेरी गुड मूव और इसमें फर्दर हम आगे बढ़ना चाहिए। लाइक उन्होंने कहा कि अगर एक कंबाइंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अगर हम ले आएँ अपने साथ तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट की विजिबिलिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी एंड इट कैन प्रूव गुड। एंड ये उनका कहना है कि ये सब चीज़ जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है। अब हमने बात शुरू की थी बजट के बारे में कि बजट लगता है कि बनाने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है, इसीलिए उसका डेट भी एक्सटेंड हो रहा है। अभी तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, 1000 का गैप अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट कुछ पॉपुलर मेजर्स भी लेना चाहेगी। तो अब आपकी क्या थॉट्स हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बजट यू आर लुकिंग एट, और इसका कोई इम्पैक्ट आपके इंडस्ट्री पे या स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ने वाला है? देखें, एक तो मेरे ख्याल में ये टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो किस अभी जो तो मार्च अप्रैल से जून का कह दिया कि 1000 की कमी है और वो हमें बोरो करना है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसमें जो 2 महीने की जो गैप बच गया है वो 500 समथिंग है, जबकि अप्रैल तक की जो फिगर आई है कलेक्शन की 155 है। यानी 100 बिलियन एडिशनल अगर ये कलेक्ट करते हैं मई जून में तब जाके कवर होगा, अदरवाइज वो कवर नहीं हो रहा। वो जो ओरिजिनल टारगेट था 1950 वगैरह का, तो ऑलरेडी शॉर्टफॉल पे चल रहा है। ऊपर से उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि 1000 हमें और चाहिए। बैंकों ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या ये स्टेट बैंक से बोरो करेंगे? अभी तक तो यही कर रहे हैं कि स्टेट बैंक से कर रहे हैं, या फिर वो आपके नेशनल सेविंग स्कीम से, या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह के प्रोसीड्स से जो कि आपके वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, ये दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी कि नेशनल सेविंग स्कीम इज़ ए स्कीम विच इज़ कम्पीटिंग विथ यू, है ना। आप एसेट मैनेजमेंट, एटलस एसेट मैनेजमेंट, आप किसी का फंड लेते हैं तो उसको इन्वेस्ट करते हैं, कोई आता है तो वो इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके आप उसको पैसे दे देते हैं। गवर्नमेंट नेशनल सेविंग के नाम पे जो पैसे लेती है तो उसको बजट में खर्च कर देती है। ऐसा कहीं दुनिया में होता है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कह सकूँ, शायद मगर देखिए शायद होता होगा। कार तो ये होना चाहिए कि आपने किसी ओल्ड एज आदमी से सेविंग ली उसकी, तो उसको इन्वेस्ट करें ना, ताकि उसके रिटर्न से उसको पेमेंट किया जाए, ना कि फ्यूचर गवर्नमेंट के कैश फ्लो के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाए। या फिर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह में, या तो प्रोजेक्ट में नहीं है तो डे टू डे एक्सपेंडिचर में, ये तो आपके उसमें खर्च हो रहा है, बजटरी सपोर्ट में चला जाता है। तो एक्चुअली ये एक तरीके से सेविंग जो है
ये वो इसका इम्पैक्ट जो है ख़त्म हो जाता है। मतलब हाँ, कि हाँ, बिल्कुल वही बात मैं कहना मेरी चाह रहा सेविंग जो है हाँ। वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, तो आपकी बात सही है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में लगे तो चलो ठीक है। जी 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 आप जैसे पैसा लेते हैं तो कि आपको का शेयर खरीद लिया, उसका शेयर खरीद, एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आपने ओनरशिप ले ली, जी जी उसका जो कैश फ्लो आ रहा है उससे आप रिपेमेंट करेंगे। जी जी अगर डे टू डे एक्सपेंडिचर में चला गया वो तो क्या, जी जी बिल्कुल सही बात है। देयर इज नथिंग टू बैक। और दूसरी बात ये है कि ये सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ कि दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं ना, देखें ये जो कि नेशनल सेविंग स्कीम है ये आपके गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इस तरीके से इसकी रेटिंग जो है वो आपके गवर्नमेंट की रेटिंग है, उसके AAA और ट्रिपल वगैरह है। नो रिस्क। तो इसका जो रेट जो गवर्नमेंट दे रही है ना, मुफाब की स्टडी हमने रिसेंटली की है कि ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो काफ़ी हाई कॉस्ट पर गवर्नमेंट जो है ये फंड रेज कर रही है अपने डेफिसिट को मीट करने में। इसको डिस्प्रेशन जाहिर कर होती है गवर्नमेंट की। जब आपको डिस्प्रेशन होती है तो रेट बढ़ाते चले जी जाते जी हैं, जी आपका यही कहना है ना? जी 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 अभी आप PIB के रेट्स देख लें, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स तकरीबन 14% तक जाते हैं जी 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 30 इयर्स का। जी जी ये भी एक डिस्प्रेशन है। और अब जैसे कि हम बात करें कि 1000 का गैप है और बैंक्स कह रहे हैं हम नहीं देंगे, मना करने का भी एक मकसद यही होता है कि रेट बढ़ाओ तो शायद दे दे, जी जी और दे देगी आखिर में, जी, अगर जी। रेट ज्यादा ले लेंगे। जी जी ऐसे ह्यूज कॉस्ट ऑन द नेशन, बैंक 1000 बिलियन का रिपेमेंट कॉस्ट आ रहा है इस वक्त। जी जी बैंक्स भी तो यही कर रहे हैं ना, वो अपने जो मोबिलाइज कर रहे हैं सेविंग डिपॉजिटर से वो गवर्नमेंट को वो भी वो डे टू डे एक्सपेंडिचर में Day to खर्च हो day, रहा है। हाँ। आपने शुरू में यही बात की थी कि जब तक यही बैंक का पैसा अगर इंडस्ट्री में जाता, इंडस्ट्री एक्सपैंड करती, जॉब्स क्रिएट होते, अब वो गवर्नमेंट को चले जा रहा है, वो खर्च पे चला जी, जा जी। रहा है। पता चला वो एक गाड़ी चल रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे, फुल प्रूफ फलाना शलाना, उसके बाद तो इन खर्चों में जा रही है। वो भी है। प्लस मैं समझता हूँ कि जो सरकारी इदारे हैं इनका एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो बहुत वो उसकी वजह से भी जो कि मुनाफे करना चाहिए वो आपके वो हमें भरना पड़ता है। लॉस कर रहे हैं। ये सारा पैसा उठ के वहाँ जा रहा है। जी। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि आप एक तरफ टैक्स ले रहे हैं, वो भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं जी जिससे गरीब आदमी को इम्पैक्ट हो रहा है, फिर सेविंग के नाम पे पैसे लेके वो भी खर्च कर दे रहे हैं। फिर जब वो सब खत्म हो जाता है तो कहते हैं कमर्शियल बैंक से दे दो, कमर्शियल बैंक को बड़ा हेवी आप दे रहे हैं, उससे कमर्शियल बैंक की क्राउडिंग इफेक्ट हो रही है कि इंडस्ट्री को पैसे नहीं मिल रहे। जी जी इन सब से जब खत्म हो जाता है सोर्स तो कहते हैं स्टेट बैंक को नोट छाप दो। पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि 4 साल में 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 बिलियन नोट इन्होंने छपवा लिए। अब उससे महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। जी 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 इतना जो एडिशनल पावर आया है मार्केट में वो 4 टाइम घूमेगा, तो इतनी एडिशनल पावर जब आ गई, चीज़ें तो नहीं बढ़ी। जी जी अगर इस 1.6 ट्रिलियन छापने से इकोनॉमी भी एक्सपैंड कर जाती या चीज़ें भी उसी हिसाब से बढ़ जाती तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चीज़ और तो हमारे बढ़ जाएगी। रुपए की कदर भी कम हो रही है। इसी तरह से रुपए की कदर जो कम हो रही है। चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कॉस्टली होती जाती है। क्योंकि आप मुल्क के अंदर जब चीज़ की अपने रुपए की कदर कम कर देंगे तो एक्सटर्नल तो रिफ्लेक्ट होना है, जी जी और अगर उसको आप रोकेंगे तो उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जी जी जैसे हमने देखा 2005 और 8 के दरमियान, 4 के दरमियान, ये 62 रुपये पे आपने नोट को रोक दिया। तो नतीजा ये हुआ कि आप एक पॉइंट पे पहुंचे जहां यू रन आउट ऑफ कैश, जी जी क्योंकि इंपोर्ट आपके बढ़ते गए, एक्सपोर्ट आपके कम हो, सही दुरुस्त। तो आप आउट ऑफ कैश हो गए। फिर IMF के पास जाना पड़ा, फिर रुपीस को मैसिवली गिराना पड़ा, 62 से एकदम 80 पे लाना पड़ा। तो ये तो चीज़ें चलने वाली नहीं है। आप कोई टैक्स देख रहे हैं आपके इंडस्ट्री पे लगने के कोई चांसेस हैं? नहीं, मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड पर तो एज सच कोई टैक्स की मैं नहीं समझता हूँ। पिछले साल इन्होंने FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी लगाई थी? ये आपके 16% लगाई थी। अच्छा, तो जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आपकी मैनेजमेंट फ़ी पे करती है अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उसका 16% जो है अच्छा, वो आपके अच्छा वेरी जी काफ़ी इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले नहीं था, लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट यहाँ के सिंध में सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उससे पहले था नहीं,
लेकिन उन्होंने हमें म्यूचुअल फंड को डिमांड भेजा हुआ है पिछले सालों का भी। अच्छा, गर्चे जो कि उनकी जो लिस्ट है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, उसमें एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल नहीं था। इस साल तो उन्होंने, लास्ट ईयर में तो इन्होंने शामिल किया है, तो वो तो आपके पिछले कैसे मांग सकते हैं जब वो था ही पिछले साल वो कहते हैं कि साहब के वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उसमें शामिल थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हमारा कहना है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर शामिल थी तो इनके ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर उनकी जो सर्विसेज जिन पर लगना है उसको फिर आपको स्पेल आउट करना पड़ेगा। तो जैसे लीजिंग पर आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी था, तो इस तरीके से वो फिर लिस्ट में वो ऐड करते हैं, तो वो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज वो उसमें शामिल नहीं था। अच्छा, तो उसको हम कंटेस्ट कर रहे हैं। 16% जो आपको लग गया, जी जी, इसका इम्पैक्ट क्या इन्वेस्टर्स पे आया, सेवर्स पे आया? जाहिर बात है कि जबकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा म्यूचुअल फंड मैं मैनेज कर रहा हूँ और 100 रुपये मैंने मैनेजमेंट फ़ी देनी है अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो अब मुझे 100 वो कॉस्ट जो है 116 रुपये होगा। तो अब आप ये जो होल्डर है शेयर्स, यूनिट होल्डर यूनिट को चार्ज करेंगे वो? जी हाँ, पहले 100 रुपये चार्ज करता था मैं, अब अब 116 116 रुपये चार्ज करूँगा। तो एक तरह से तो डिस्करेजमेंट ऑफ सेविंग हो गई ना। जी हाँ, क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग सेविंग ना करें, सारा पैसा खर्च कर दिया करें? बहरहाल इसका एक गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है, इसका इम्पैक्ट जो है वो मिसाल के तौर पर अगर हम 1% अपने सर्विस चार्ज हम लेते हैं तो वो आपके 1.16 हो गया है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 16% का इम्पैक्ट है खर्चों का, 1% का 16% और। तो फिर भी देखिए ना, अब आपने भी शुरू में ही बात कह दी कि गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शंस हैं। जी जी, पता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सेविंग को तो इनकरेज करना चाहिए, सेविंग रेट इज़ वेरी लो इन पाकिस्तान, जी, लेकिन बाय टैक्सिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लाइक 16% इज नॉट स्मॉल अमाउंट, आप एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं सेवर्स को। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द नेशनल सेविंग स्कीम्स, वहाँ भी है? नहीं, नेशनल सेविंग स्कीम में तो गवर्नमेंट एक अमाउंट अनाउंस करती है कि भाई मुझे इतना फ़ीसद मुनाफा देना है, तो उसके ऊपर मज़ीद कोई आपके, तो लोग आपको छोड़ के उधर जाना प्रेफर नहीं करेंगे? अब वो कंपेयर करेंगे लोग ना कि भाई यहाँ पर रिटर्न क्या मिल रहा है, वहाँ पर रिटर्न क्या मिल रहा है। यहाँ का इफेक्टिव रिटर्न 16% से कम हो गया ना, तो थोड़ा सा कॉस्ट तो आ गया ना। मतलब कि 16% को इस तरीके से मत देखें, नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कि मैनेजमेंट फ़ी जो अगर है, अगर मैनेजमेंट फ़ी 1% है तो वो फिर 1.16 हो गया, 16 हो गया। तो बेसिकली उनकी 10% की अगर आपकी उनको मुनाफा था, उसमें से 0.16% मजीद कम हो गया ना, मजीद कम हो गया। अच्छा, इसी दौरान अगर नेशनल सेविंग के रेट्स अच्छे हैं तो लोग कहेंगे वहाँ लगाओ। देखें, अगर नेशनल सेविंग के रेट अच्छे हैं, प्लस उनको ये भी एडवांटेज है कि वो गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड है। मतलब मिसाल के तौर पे इन थ्योरी आपके सॉवरेन एटलस एसेट कैन गो बस्ट, बट गवर्नमेंट कैन नॉट गो बस्ट इन थ्योरी। एटलस एसेट की सॉवरेन रेटिंग नहीं है, हाँ, और उनकी सॉवरेन रेटिंग है, तो वो भी उनको एडवांटेज है। रिटर्न का एडवांटेज अगर हो गया तो वो एक और ज़्यादा हो गया। लेकिन उसमें और भी मसले हैं, मतलब तौर पर हमारा जो है लिक्विड है, आप जब कोई बंदा चाहे वो इनकैश कर सकता है, वो लिक्विड नहीं है, वो उस तरीके से नहीं है। वो आपको उसमें क्या टाइम लगता है रिडीम करने में? मुख्तलिफ, आप नहीं रिडीम करने का टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वो एक पीरियड के लिए है, फिक्स्ड होता है कि इस पीरियड के लिए 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये जो क्या कहते हैं टाइम डिपॉजिट है एक तरीके से, एक तरह का टाइम डिपॉजिट। जी जी, अगर उसको ब्रेक करें तो बड़ा हेवी चार्जेस होगा, ब्रेक करें तो चार्जेस होंगे उसकी, तो वो आप स्टक हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई। आप देखिए, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स ये है कि ये लेकिन हमारे पास म्यूचुअल फंड के पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, तो वो वर्चुअली उसकी भी सॉवरेन रेटिंग है। अच्छा, क्योंकि बाई पॉलिसी और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो कहीं और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो उस पर लगा दिया आपने, समझे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। वो गवर्नमेंट। अच्छा, कुछ रिटर्न्स का कंपैरिजन बताएंगे कि जो हाईएस्ट रिटर्न है नेशनल सेविंग में वो क्या है, और आप लोगों के एवरेज रिटर्न्स क्या हैं? देखिए, हमारे अब पता नहीं, मुझे इस वक्त ऑफहैंड याद नहीं आ रहा है कि
गवर्नमेंट में भी शायद 11-12% है। देखिए ना, अभी कोई अगर इस वक्त कोई भी आदमी किसी से 10% पर डिपॉजिट ले ले, आसानी से 30 ईयर बॉन्ड में लगा दे, तकरीबन 14% करीब पड़ रहा है। तो 13.65। लेकिन उसकी क्या मैच्योरिटी क्या है, मतलब 30 ईयर्स। 30 ईयर्स है ना। अगर आप नीचे भी आ जाएं, टी बिल का भी कुछ 6 6 मंथ हाँ, पे 12.3 मिल रहा है। 12 अगर 10% पे आपसे मैं डिपॉजिट ले लूं, नहीं, हम 12% पे वहाँ लगा दूं तो 2% के करीब मैंने कमा लिया। हमारा जो मनी मार्केट फंड है उसका भी रिटर्न आपके मुख्तलिफ AMC का अलग अलग है, तो 11.5 एवरेज रिटर्न हमारा भी है। अच्छा, लेकिन उसमें एडवांटेज ये है कि अच्छा, वो भी आपके मनी मार्केट फंड तो एसेंशियली गवर्नमेंट के टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो बैक पर जो इतना अच्छा रिटर्न आपको और कहाँ मिलेगा? 11.5%, और फिर किसी वक्त भी आप चाहें तो उसको इन कैश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टी बिल्स वगैरह हैं, अब तो पहले तो था कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स वगैरह डायरेक्ट लगा सकते थे उस पर, अब तो शायद इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया ना, थ्रू द बैंक्स। इंडिविजुअल को भी अलाउ कर दिया, तो इंडिविजुअल के साथ वही है ना कि वो एक टाइम विद इन टाइम में बॉन्ड हो गए हैं। हाँ, कि अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत है तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपके उसमें ये जो गवर्नमेंट, जो अभी बैंक्स, मुख्तलिफ बैंक्स, अभी आप देखेंगे किसी भी बैंक में आप चले जाए, मीडियम साइज बैंक में, बड़े बैंक, 1 साल के डिपॉजिट की बात करें तो 10.5% देने के लिए वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसी पीरियड में अगर वो वही पैसा लेके बॉन्ड में लगा दें 1 साल पे, तो उनको आराम से मिल जाता है 12.36। कॉस्ट वॉस्ट निकाल के 1% भी उनका बन गया तो वेरी गुड। जी जी। तो ये PIB आपके ख्याल में ड्राइव कर रहा है रिटर्न्स को, सारे बैंक के रिटर्न्स को? जी जी जी, बिल्कुल यही जी 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 ड्राइव कर रहा है ना, और आप लोगों को इससे कम्पीट करना है, दैट्स एन अपहिल टास्क। जी जी, है ना, कि आप जब इससे बेहतर कमा के देंगे तभी तो लोग लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बेहतर कमा के देंगे, और उसके साथ जो दूसरी फैक्टर जो मैंने बताई कि आपके लिक्विडिटी है, इंस्टेंट लिक्विडिटी है, सर्विस है। लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस शो किया, आपको 110 बिलियन आ गए, लेकिन जो एम्फसाइज करने की ज़रूरत है इस सोसाइटी में वो ये है कि ये जो अभी आपका टोटल म्यूचुअल फंड कितने का है इस वक्त है? टोटल है 360 बिलियन। 360 बिलियन का, उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो कुछ भी नहीं बनता। 3.6 कितना होगा? कुछ भी नहीं है ये। 4 बिलियन। अगर आप अमेरिका वगैरह के जाके म्यूचुअल फंड्स को देखें, नहीं बिल्कुल सही है, वहाँ तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है। एक वॉरेन बफेट ही पता नहीं कितने पे बैठा हुआ है, नहीं वहाँ जॉन सोरेस कितने पे बैठा हुआ है। उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया को देख लें, क्या क्या साइजेस हैं वहाँ? इंडिया का हमसे कोई 30 टाइम्स तो होगा। 30 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये अभी यहाँ पे बड़ी पोटेंशियल बाकी है, एम्फसाइज करने की जरूरत है कि ह्यूज पोटेंशियल। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी आबादी है, आस्ते आस्ते इनकम्स बढ़ रहे हैं, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि भाई सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं हैव टू प्लान फॉर योर ओल्ड एज एंड। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड का जो कि हमारे मनी मार्केट फंड हैं, जहां हम ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं और जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ वही एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे इक्विटी फंड्स भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। उसमें मार्केट का उतार चढ़ाव की वजह से वो अफेक्टेड ज़रूर होते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका रिटर्न बाय फार कितना तक जाता होगा? देखें ना, लास्ट ईयर हमारे फंड का रिटर्न 40% था। 40% था इस साल। और ठीक है, 2008-9 में जब मार्केट क्रैश की थी तो हम उसमें आप गिरा था, लेकिन उसके बाद मोर देन इट मेड अप। इस साल भी आपके 30% रिटर्न है। 2 साल में 70% इम्प्रूवमेंट। 2 साल में नहीं, मैं 40% एंड 30%, और ये 10 मंथ्स अभी 10 मंथ्स अभी तो आइंदा 2 महीने में क्या होना है मुझे नहीं मालूम है। तो 30% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। 30%। तो इस तरह के रिटर्न्स है। तो और ये किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लगा के तो आपके इस टाइप के फंड्स में लगाए, ताकि वो उसको आपके पैसे की वैल्यू भी अगर गिर रही है तो यहाँ से वो भी रिकवर हो जाए। मैं साहब, बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत कुछ मैंने सीखा, इंशाल्लाह फिर आपको मैं ज़हमत दूंगा। नाज़रीन, म्यूचुअल डीम्यूचुअलाइजेशन एंड म्यूचुअल फंड पे हमने आज बात की है। रोमान साहब ने बड़ी मुफीद बातें बताई, और वो एम्फसाइज ये कर रहे हैं कि देयर इज़ अ नीड टू सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर आदमी को प्लानिंग करनी चाहिए
for his own welfare, for his own health, to plan from the time he starts earning. सेविंग करता जाए 18 साल की उम्र से कोई आदमी, और उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, उसके साथ खेल ना करे, उसके साथ जुआ ना खेले, खुद थोड़ी बहुत कर सकता है अगर कोई चाहे, अगर उसके पास टाइम है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड वेन्यू है जहाँ पैसे लगाते हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनको सारी मालूमात होती हैं, सारी रिपोर्ट्स वो पढ़ते हैं और फिर वो प्रॉपरली आपके डाइवर्सिफाइड तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट्स को लगाते हैं और ओवरऑल जो है ना उसमें रिटर्न्स आपको बड़े स्टेबल और अच्छे मिलते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उसको लॉन्ग टर्म प्ले करें। जाहिर है रिटायरमेंट के लिए जब आदमी प्लानिंग करता है तो ये तो नहीं होता कि 18 साल की उम्र में लगाया और 22 साल की उम्र में उसको निकालने की बात करें, नहीं। उसको अब ये सोचना है कि जब वो 65 साल का होगा, 70 साल का होगा, जब कमाने के लायक नहीं होगा, तब उस फंड को यूज़ करना है। और हबीब साहब का कहना है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म हराइजन पे इन्वेस्ट करता है कि देयर इज़ नो वे ही कैन लूज़, बिकॉज जब म्यूचुअल फंड वालों के पास जाएगा तो वो कहेगा कि भाई आपके पास 1 लाख है तो इसमें से 50,000 तो आप सेफ लगा दें बॉन्ड्स वगैरह का जो फंड है उसमें देयर इज़ नो वे यू कैन लूज़। गवर्नमेंट की गारंटीड फंड में लगा हुआ है, 13% 14% उसमें से आ रहा है, आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। फिर वो कहेगा ये बाकी जो 50,000 इसमें से 25,000 लगा दो आप स्टॉक मार्केट में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आपको 10-20% मिल जाएगा। तो आपने इधर 12-13% कमा लिए, 20% इधर कमा लिए। कोई उससे भी ज़्यादा रिस्की कोई फंड होगा उसमें कहेंगे इसमें लगा दें आप, जो कि दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। वहाँ से आपने अगर 16-17% कमाए, ओवरऑल आपकी जो है ना अच्छी रिटर्न हो जाती है। Your retirement becomes safe and this money goes to the growth of the economy. डायरेक्टली जो है ना ये गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाके इंडस्ट्री में पैसे लग रहे हैं, इससे आपकी जॉब क्रिएट हो रही है, आपके सब कुछ हो रहा है। नेशनल सेविंग स्कीम का जिक्र आया तो उसमें हम ये वार्निंग देना चाहते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट बोरो कर रही है और उसको अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है, उसको कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं लगा रही है, कोई एसेट खरीद नहीं रही है आपके पैसे से जिसके बेसिस पे वो रिटर्न कर सके। तो जिस दिन ग्रीस वगैरह की तरह गवर्नमेंट बस्ट हो जाएगी तो ये आपके पैसे बिल्कुल डूब जाएंगे। तो आपको चाहिए कि अपना एक बैलेंस रखें, थोड़ा बहुत नेशनल स्कीम में भी लगाएं, लेकिन म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। आज का प्रोग्राम मैं इसी पे ख़त्म करूँगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। खुदा हाफ़िज़।